नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चल रही बगावत की सियासत के बाद जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम और सरयू राय झारखंड में मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पार्टियों पर लगातार गलत फैसले लेने का आरोप भी लगा रहे हैं, उससे पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुसीबत खड़ी होने के साथ ही चुनाव के बाद झारखंड की सियासत और समीकरण में भी बदलाव का अंदेशा लगाया जा रहा है। मगर सवाल यह भी है कि बीजेपी के ढुल्लू महतो पर सरयू राय के सियासी हमले के बाद भी बीजेपी आखिर खामोश क्यों? क्या वजह है कि हर फ्रंट पर सामने आकर खेलने वाली बीजेपी सरयू राय के तमाम आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है? तो आखिर क्या होगा लोबिन हेम्ब्रम और सरयू राय की बगावत का अंजाम? आज इसी पर होगी बातचीत, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड में राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यानी लोबिन ने ऐलाने जंग का बिगुल फूंक दिया है। बोरियो से विधानसभा के जेएमएम विधायक लोबिन का जेएमएम के खिलाफ ही मोर्चा खोलना सूबे की सियासत में चुनावी गर्मी का एहसास करवा रहा है। दरअसल लोबिन का तर्क है, सांसद विजय को राजमहल से फिर से उम्मीदवार बनाना पार्टी का सबसे गलत फैसला है। आरोप ये कि विजय नेता नहीं ठेकेदार हैं। जेएमएम ने कमजोर उम्मीदवार उतारा है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए उनका चुनाव लड़ना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कल्पना सोरेन पर भी जमकर सियासी हमला बोला है। यानी पार्टी में रहकर चुनाव लड़ेंगे लोबिन हेम्ब्रम। मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हस्ताक्षर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि जेएमएम के लिए लोबिन कितना बड़ा सिरदर्द है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बात यही खत्म नहीं होती। इधर बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लो महतो के खिलाफ भी धनबाद में सरयू राय ने भी मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय लगातार ढुल्लो महतो पर सियासी हमला बोल रहे हैं। सरयू राय भ्रष्टाचार के आरोप लगा बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लो पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। सरयू का सवाल ये कि ढुल्लो महतो ने अपने 20 साल के बेटे प्रशांत कुमार के नाम पर साल 2022 में 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन कैसे खरीदी, जरा इसका फॉर्मूला भी बताएं। और बकायदा उसके कागजात सियासी फिजाओं में सरयू लहरा रहे हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित प्रत्याशी और पिछले चुनाव में बाघमारा से 835 वोटों से जीतकर विधायक बने श्री ढुल्लू महतो जी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजकर धमकी दिया है कि आपके ऊपर मैं कोर्ट में मुकदमा करूंगा। उनकी यह लीगल नोटिस घटिया दर्जे की है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने लायक है। मैंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है तो मेरे विरुद्ध नोटिस देने के बदले में सीधे न्यायालय चले जाएं, जहां मैं उनका जवाब दूंगा। यानी झारखंड की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां जेएमएम लोबिन से परेशान है तो बीजेपी सरयू से। मतलब साफ है कि सियासत के तरकश में कई तीर तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन धनुष से निशाना एक ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड की फिजाओं में जिस तरह से बगावत की लहर
दौड़ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बगावत एक तरफ जेएमएम में भी है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस तरह से सरयू राय बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे प्रत्याशियों को सीधे तौर पर कितना नुकसान हो पाता है ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात और भी तय मानी जा रही है कि इन तमाम बगावत के बाद, चुनाव के बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी के बनते बिगड़ते समीकरणों पर और झारखंड की सियासत पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। क्या कुछ समीकरण बिगड़ेंगे, कौन कहां जाता है, कौन कहां से कहां आता है, ये तमाम समीकरण तो चुनाव के बाद पता चलेंगे। लेकिन आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रियाज अहमद जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एएस देओल जी जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सच्चिदानंद जी, पहला सवाल आपसे है। एक तरफ जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम और दूसरी तरफ सरयू राय जिस तरह से ढुल्लू महतो के ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो हर फ्रंट पर अभी तक जवाब देती है, आपकी किसी भी मामले में कोई बयान निकलकर सामने आता है तो सीधा पलटवार बीजेपी की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन सरयू राय पर अभी तक आपकी खामोशी, इसे क्या समझा जाए? सबसे पहले बात है प्रियंका जी की जनता का जनाधार किस ओर जाता है, जनता का रुख क्या है, यह देखने वाली बात है। सरयू राय जी का जो है एक कहिए कि जबरदस्ती एक किसी सेंस को लेकर के वहां से चुनाव लड़ना मुझे कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कोई चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़िए, जनता के जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आपने अभी पिछले 5 साल तक उस क्षेत्र में जो है क्या काम किया, कभी आपने इधर अपने इस क्षेत्र में कभी ध्यान नहीं दिया। और चुनाव आने के साथ ही अगर आप सिर्फ ये फैसला ले लेते हैं कि मुझे धनबाद से चुनाव लड़ना है, यहाँ से चुनाव लड़ना है, वहां से चुनाव लड़ना है, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही चुनाव नहीं लड़ना है। जनता की सुख सुविधा को देखते हुए अगर आप सेवा भाव के लिए अगर समाज में आना चाहते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आपकी वहां पर कुछ एक्टिविटी दिखनी चाहिए। पिछले 5 सालों में अचानक से अगर आप फैसला कर देते हैं तो जनता भी अब बेवकूफ नहीं है कि वो आपको अपना जनाधार यूं ही दे देगी, क्योंकि पिछले लगभग 4.5 सालों में जो कार्यकाल रहा है जेएमएम सरकार का झारखंड में, सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध ही बढ़ा है। और मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड में 14 की 14 सीटें भाजपा के ही हाथ में जाएगी। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, एक तरफ तो आप काम करने की बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरयू राय जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप का जवाब केवल सरयू राय नहीं बल्कि धनबाद की जनता भी चाहेगी कि उनके प्रत्याशी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर आपकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये आरोप सच है या झूठ है? इस पर आपकी पार्टी की तरफ से भी तो कुछ जवाब आना चाहिए ना, आखिर जनता भी जानना चाहती है। वो स्पष्ट होगा, सौ समय स्पष्ट होगा। और ये जो है चूंकि आरोप और प्रत्यारोप ये राजनीतिक में ही लगते ही रहते हैं, इसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ ये निर्णय लेने से कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और उनको हराने के लिए चुनाव लड़ूंगा, ये सब चीजें उचित प्रतीत नहीं होता है। और समय आएगा, सारी चीजों का कहिए कि ये जांच का भी विषय है कि आरोप लगा रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या जो है खामियाजा। उसके अलावा जिस तरह से वो आय से अधिक संपत्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उनके बेटे के खिलाफ उनका कहना है कि 2022 में 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई है, उसका हिसाब वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप इस आरोप का खंडन क्यों नहीं करते? और अगर जमीन सीधे तरीके से खरीदी गई है तो उस पर अब तक आपका बयान आ जाना चाहिए था, ढुल्लू मेहता का बयान आना चाहिए था, पार्टी की तरफ से बयान आ जाना चाहिए था। ये क्योंकि पूरा सिस्टम जो है न्याय प्रणाली के तहत चलती है और मुझे लगता है कि सरयू राय जी को ऐसा लगता है तो वो अपने न्याय प्रणाली के तहत अपना जो रिक्वेस्ट है वो डालें। और जांच का विषय है, जांच क्लियर होगा तो सारा चीज ही क्लियर होगा कि उनका जो आरोप है उसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, वो स्पष्ट हो जाएगा। आरोप लगाना तो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप आप लगा सकते हैं। नहीं, आरोप लगा सकते हैं और कहीं आरोप लगता है तो आप सीधे मानहानि का दावा कहीं ठोक देते, कहीं एफआईआर दर्ज करा देते हैं। झारखंड में ऐसा अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको लग रहा है कि सरयू राय झूठे आरोप लगा रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई प्रक्रिया भी नजर नहीं आ रही? अभी तो काफी समय है और इस तरह का आरोप अगर लग रहे हैं तो समय है। और अगर उनके बातों में दम होगा तो जरूर कार्रवाई होगी। कानून किसी का और घर का कोई ये चीज नहीं है
कि जो चाहेंगे वही होगा। जो नियम संगत जो चीजें हैं, अगर आप आरोप लगा रहे हैं विधि सम्मत, आप उसको सही प्लेटफॉर्म पर रखिए और जांच होगी और वो सारी चीजें निकल करके आएंगी। ये सब चीज तो चलता ही रहता है। रियाज जी जवाब दीजिएगा इस पर। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आपको भी और सारे लोगों को ईद मुबारक। हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं सबको ईद मुबारक जी। देखिए, जिस तरह से सच्चिदानंद जी बोल रहे थे, मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब इनकी पार्टी की बात आती है तो जांच का विषय होगा और इसमें जांच की जाएगी, देखेंगे। ये वही दुल्लू महतो है ना जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। ये वही दुल्लू महतो जो रघुवर दास की सरकार में कितने केस वापस लिए गए। ये वही दुल्लू महतो है ना जो पुलिस से अपराधियों को बीच सड़क से हटा के अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। इन पे कितने आरोप है और आप देखेंगे जिस तरह से दुल्लू महतो पर आरोप है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाला जो दिन है, धनबाद की जनता इसका पुरजोर जवाब देगी। और कितने भी वो जिस तरह से दबंगई उनकी चलती है झारखंड धनबाद की कोयलांचल में, आप वहां के हरेक ठेकेदार से, वहां के हरेक व्यापारी से अगर आप बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुल्लू महतो का आतंक क्या है, किस तरह से वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। और जिस तरह से सरयू राय को जिस तरह से धमकी मिली है, ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि इस तरह की धमकी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को, क्योंकि लड़ाई आइडियोलॉजी की होती है और लड़ाई विचारधारा की होती है। लेकिन राजनीति में अगर गुंडई आने लगे और गुंडई जिस तरह से राजनीति आ रही है, मैं इसका और कांग्रेस पार्टी और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जिस तरह से सरयू राय ने जिस तरह से सरयू राय ने आरोप लगाया, सरयू राय जिस तरह से आरोप लगाए हैं इनके ऊपर, ये बहुत सोचने वाली चीज है। और ये देखा जा सकता है कि उनके ऊपर कितना एफआईआर है और कितने वो दोषी है। ये निकाल के खुद सच्चिदानंद जी देख लेना, एक एक चीज उनको समझ में आई है, बताने की जरूरत नहीं है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह से दबंगई वहां के लोगों के ऊपर वो करते हैं, वहां के व्यापारियों के ऊपर करते हैं, तो धनबाद की जनता और झारखंड की जनता उसको भारतीय जनता पार्टी से आपको लगता है, आप लोगों को अगर लगता है इस तरह की कोई बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि पूरा जो सिस्टम है वो एक कानून पर चलता है। भारत का संविधान एक आईपीसी के तहत काम करता है। आप अपनी चीजों को अपने सही प्लेटफॉर्म पे रखिए और एक प्रोसेस है उसका। हमें बताइए ना कितने एफआईआर है, वो दबंग विधायक है कि नहीं, वहाँ के व्यापारी आरोप लगाते कि नहीं है। आपके आक्षेप लगाने से और आपके संज्ञा को दे देने से वो दबंग नहीं हो जाएंगे। अगर वो दबंग है, अगर वो नहीं है, तो आप चीजों को जांच करके सही जगह पर दें, जांच हो और किसी को कर देने से कोई गुंडा है, मवाली है, क्या है, सिर्फ एक पैनलिस्ट बन करके आप किसी न्यूज चैनल के माध्यम से अगर कहेंगे तो ये मैं कहीं से ये उचित नहीं होगा। आप समर्थन है, आप लोग एक अच्छे नेता के रूप में जनप्रतिनिधि हैं, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हैं तो आप कानून के तहत जाए, न्यायालय में जाए और उसकी पुष्टि करें कि दुल्लू महतो जी क्या है नहीं है। आक्षेप लगा करके महल को खराब करना जनता भी समझ रही है, इसलिए आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उसकी पुष्टि करें। नियम के तहत जो है हम जाए हर वही फोन करके लोगों को। ठीक है, आती हूँ आप लोगों के पास में वापस। एएस देओल जी, जेएमएम में जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम ने अब मोर्चा खोल दिया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि आपका प्रत्याशी कमजोर प्रत्याशी है, इसलिए उन्हें मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो प्रियंका जी सबको ईद मुबारक, और आज सरून भी है, आप सबको सरून मुबारक जी। मैं बाहर बैठा था तो बाहर म्यूजिक बज रहा है, इसके अंदर आना। सबसे पहले तो जो मैं दोनों मित्रों को सुन रहा था, ये बीजेपी की तरफ से तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा दुल्लू महतो जी पे केस है और सरयू राय जी भी आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाने से ही कोई आरोप नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता। जब तक मुझे लगता है कि उनका कहने का मतलब जब तक न्यायालय से डिसीजन नहीं आया था, जज
डिसीजन नहीं देते तब तक वो खाली एलेज आरोपी है और एक्चुअल में तो सजा नहीं मिली जी। तो यही बातें जब हम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी के बारे में कहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के कहते हैं तो इनकी टोटल स्टैंड चेंज हो जाता है। उस समय हो जाता है कि नहीं वो आरोपी सिद्ध हो गए क्योंकि इन्होंने कह दिया, ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी तो इसका मतलब जज ने अपना फैसला भी सुना दिया। तो ये हिपोक्रेसी कहीं इनसे पूछ लीजिए कि क्या दो पैमाने हैं इंडिया में आईपीसी के सीआरपीसी के। एक जो बीजेपी आरोप लगाती है वो यही जज है जो आरोप लगा दिया वही सही है, और जब ऑपोजिशन आरोप लगाती है तो उसको जब तक जज सेंटेंस नहीं कर देता है कोई तब तक वो आरोप नहीं। ठीक है, इस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन लोबिन हेम्ब्रेन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोबिन हेम्ब्रेन पे मैं आ रहा हूँ, कल से ये बातें चल रही हैं। तो देखिए किसी की व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाए कि वो अपने आप को समझने लगे कि वो पार्टी से बड़ा है। पार्टी देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है ना, और नेता भी कार्यकर्ताओं से बनता है। कार्यकर्ता है तब नेता है, ऐसा नहीं है कि नेता है तब कार्यकर्ता। और हमारे जो वहाँ के प्रेजेंट सांसद हैं अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई रीजन नहीं दिखा उनको हटाने का, तो हमने उनको टिकट दिया। अगर लोबिन जी को नहीं पसंद आया, लोबिन जी तो मैं 2-3 आपको एग्जांपल देख सकता हूँ, जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से कल 2-3 चैनल में मेरी डिबेट वहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि वो हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बैंक रोलिंग भी बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि उनका सारा इलेक्शन का खर्चा की जेएमएम की वोटें काट के। तो आपका कहना है कि वो बीजेपी के खेमे में जा मिले हैं? नहीं, खेमे में देखिए एक होता है जैसे सीता सोरेन जी की कम से कम इतना उनमें करेज था कि उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बट लोबिन जी में ये भी करेज नहीं है कि बोलते नहीं मैं पार्टी में ही रहूंगा लेकिन निर्दलीय लड़ूंगा, ये कैसे हो सकता है? दूसरा उन्होंने कह दिया कि मैं कल्पना सोरेन से क्यों मिलूंगा। तो ये मानसिकता दिखाती है कि कितना पैट्रियार्कल सिस्टम है। अगर वो औरत है लीड के आज के दिन में हेमंत जी की फेस है पार्टी में, वो सारे आम नाम देखते हैं उनके बिहार, और कोई ऐसा बोल दे मैं उनसे क्यों मिलूं? अरे मिलने में क्या हर्ज है? आखिरी फैसला तो गुरु जी कर रहा है, वो हमारे अध्यक्ष हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी हैं जिनका सारा काम काज कृष्णा जी देख रही हैं। तो लेमन जी को क्या प्रॉब्लम होगी? तो लोबिन जी जिस तरह से अब चुनावी ताल ठोक चुके हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि राजमहल से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पार्टी अभी तक नहीं छोड़ने की बात करी, तो पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन उन पर हो रहा है, पार्टी ने इसको संज्ञान में ले लिया है और जल्द इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि क्या एक्शन होना है। अच्छा, तो पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी, क्या मनाने की कोशिश की जाएगी? पार्टी देखिए उन्होंने तो पहले कह दिया कि गुरुजी की भी नहीं मानेंगे, तो फिर अब जब ओपनली टीवी पे बोल दिया गुरुजी की नहीं मानेंगे तो क्या मनाने की कोशिश करेगा आदमी को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब वो चाहते ही है कि अपना इतने अच्छे और इतना मान सम्मान, इतने बार से विधायक रहे हुए हमारे, और एक फेस झारखंड का जेएमएम को बनाने में उनका योगदान है, और आज उसी को बैठ के उसी कहे ना कि जिस पेड़ को उगाया उसी की डालियां काट रहे हैं। तो अब क्या उनके मन में आया क्या नहीं आया तो वही बता सकते हैं, बट पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, और जो पार्टी का निर्णय हुआ वो सारे कार्यकर्ताओं का निर्णय है, और अगर वो उसके विरुद्ध जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं, बट इतना हम पे एहसान कर दें कि पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़े। ठीक है, कल्पना सोरेन पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कल्पना सोरेन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जाने के बाद पार्टी को संभालने में लगातार लगी हुई हैं, लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने हाथों में ली है, ऐसे में कल्पना सोरेन पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पैट्रियार्कल सिस्टम है, उनकी सोच है कि औरत कैसे आगे वो हमारे फ्यूचर के लीडर हैं, और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह से जान फूंक रही है वो जेएमएम में, जो एक हेमंत जी के जेल जाने से कार्यकर्ता मायूस हो गया था उसको उन्होंने नींद से जगा दिया है, और इतनी बैलेंस लेडी है, स्मार्ट लेडी है, पढ़ी लिखी एंड समझने वाली, और जिस तरह से वो अपने आप को कैरी कर रही है भीड़ में और कनेक्ट कर रही है कार्यकर्ताओं से, मुझे लगता है कि वो हमारे फ्यूचर की लीडर है, और उनके बारे में ऐसी बातें बोलना तो मुझे लगता है, और जो आरोप लगा रहे हैं लोबिन जी, तो मुझे लगता है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आरोप लगा रहे हैं। सच्चिदानंद जी,
क्या लगता है आपको, लोबिन हेम्ब्रम जिस तरह से मैदान में राजमहल में उतर रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जेएमएम का प्रत्याशी उन्हें कमजोर लग रहा है, बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम मैदान में उतरते हैं तो फायदा आपका भी है? नहीं, उनको लगता है कि उस क्षेत्र से चूंकि वो बिलोंग करते हैं, इसलिए कि वहाँ की सारी चीजों को वो अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जेएमएम भी कहीं जब प्रत्याशी चयन करती है तो एक जो रायशुमारी का जो एक पूरा प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से मुझे लगता है कि कर नहीं पाती है, जिसका खामियाजा अभी जो देखने को मिल रहा है कि विजय हांसदा जी को टिकट मिल रहा है तो इधर लोबिन जी भी अपने हामी भर रहे हैं कि मैं जो है निकाल लूंगा वहां से सीट। तो चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अभी हाल ही में साहेबगंज में भी जो पत्थर उत्खनन का जो भ्रष्टाचार का मामला आया उन सब, और चूंकि बोरियो और इधर क्षेत्र में भी लोबिन हेम्ब्रम जी ने जो भ्रष्टाचार का मामला को प्रमुखता से उठाने का काम किया, जिसमें कि जेएमएम की जो सरकार है उसमें कहीं इंटरेस्ट जो है लेती नहीं दिखी। जिन चीजों को विजय हांसदा जी को इन सभी मामलों को उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार से संबंधित और अपराध का जो भी ग्राफ बढ़ा है उसमें लोबिन जी आगे आए उस क्षेत्र में। ये एक जनहित के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है वहां से क्लियर रिजल्ट आने वाली है और इसी प्रकार से मुझे लग रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगी। देओल साहब जवाब दीजिएगा। नहीं, हमारे मित्र बोल रहे थे रायशुमारी हम नहीं करते, तो दुमका की सीट में इन्होंने रायशुमारी की थी, चतरा की सीट में इन्होंने रायशुमारी की थी, है ना। अभी आज का जो सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, पलामू की सीट में वीटी राम के लिए रायशुमारी की थी और जनता उनको खदेड़ रही है गाँव से। बीजेपी का कार्यालय कार्यकर्ता घेर दे रहे हैं कि क्यों चतरा से सीट दी गई जिनको मिली है, और क्यों दुमका के जिन्होंने रायशुमारी करके सब कुछ सेट करके जिनको इन्होंने टिकट दिया था उसको हटा क्यों दिया गया। तो ऐसी रायशुमारी हमें नहीं करनी है, हमारी रायशुमारी ठीक है। मैं देवल जी ये कह रहा हूं कि विजय हांसदा जी जहां से सांसद हैं, जहां पिछले 5 सालों में अपराध और भ्रष्टाचार का जो चीजें निकल करके आई उसमें प्रमुखता से कभी वो मीडिया के सामने या प्रमुखता से चीजों को कभी उन्होंने उठाया नहीं, जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम जी अपने उस क्षेत्र से जो उठाने का काम किए जनता जनार्दन के हित में। मुझे ऐसा लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम जी कहीं प्रमुखता से चीजों को उठाए और उनको ये आभास है कि मैं जिस तरह वहाँ की जनता के लिए आवाज उठा रहा हूँ और मुझे यहाँ नेतृत्व करने का जो है एक अवसर मिलना चाहिए, इसी को लेकर के मुझे लग रहा है कि आपके जेएमएम के खेमे में कहीं न कहीं ये फूट जो हुई है और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। पिछले 10 साल में कांग्रेस भी अपने नहीं, तो आपका कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर देओल साहब तो कह रहे हैं कि उनके सांसद बेहतर काम कर रहे हैं, यही वजह है कि रिपीट किया गया है उन्हें। नहीं, देवल जी को मुझे नहीं लगता है कि जो बगल में एक आप साहेबगंज में देखे होंगे 1250 करोड़ का जो अवैध पत्थर उत्खनन का मामला जो आया था, जिसमें उनके तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी उस क्षेत्र में पूरा अपना वर्चस्व कायम किए हुए थे, उनके विषय पर भी कभी नहीं बोलते आया और उनकी जो गिरफ्तारी हुई और उससे संबंधित लगभग दर्जनों लोग आज जेल में हैं, इन सभी मुद्दों पर भी कुछ नहीं बोलते आए। जहां जो चीज गलत है तो गलत है, चाहे आपकी पार्टी हो या किसी की भी पार्टी हो। सबसे पहले सीट से जरूर और ईद सबको शुभकामना है। मैं बीच में किसी के टीका टिप्पणी नहीं किया था, मैं बीच में किसी का नहीं बोला था, मेरी बात बहुत गंभीरता से सुने। इन्होंने बोला कि जेएमएम ने अपने प्रत्याशी को तय करना चाहिए, ठीक से सही से तय नहीं किए। मैं इनको बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में सब इन कर गए हैं और सब झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी, चाहे वो हजारीबाग के मनीष जायसवाल हो, चाहे वो धनबाद में ढुलू महतो हो, और आप देख सकते हैं चतरा में कालीचरण सिंह हो, जिस तरह से इनका भारतीय जनता पार्टी और खास करके बाबूलाल मरांडी जो जेडीएफ में थे और मोदी जी को खुल के उनकी क्रिटिसाइज किया करते थे, बोलते थे कि हम बीजेपी में जाएंगे तो ऊपर से कूद के मर जाएंगे, हम फिर से राजनीति से त्याग दे देंगे और बहुत सारी चीजों की। मैं बीच में टिकट नहीं किया था, मेरी पूरी बात सुनी जाए। जवाब सुनना चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, जवाब आप दे दीजिएगा जब मैं बोल लूं। और ये दूसरे के प्रत्याशियों पे आरोप लगाते हैं। ये पहले बताए ढुलू महतो की क्या स्थिति है और जैसे जैसे इन्होंने कैंडिडेट दिए हैं हर जगह आप देख सकते हैं, रांची में जिस तरह से कैंडिडेट का विरोध हो रहा है,
पुतला दान हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप सिंहभूम में इनके कैंडिडेट का पुतला दान हो रहा है, पलामू में जनता खदेड़ रही है। तो इनकी कैंडिडेट कितने अच्छे हैं आप देख सकते हैं। और आने वाला समय में ठीक है सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा, लेकिन रियाज जी जेएमएम में तो वो सामने ही खड़े हो गए आके ना। रियाज जी ने कहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है। प्रियंका जी अभी कुछ समय पहले बोले थे तो तुरंत विचारधारा चेंज होती है क्या? सुन लीजिए, तुरंत विचारधारा चेंज होती है क्या? पहले आपने कहा वही बाबूलाल मरांडी जो यूपीए में थे। चलिए समय मेरे पास नहीं है सच्चिदानंद जी, बहुत छोटा सा कमेंट। यूपीए में थे और यही बाबूलाल मरांडी तुरंत विचारधारा और सब कुछ पलटी मार करके किसी के विचारधारा में कभी भी परिवर्तन आ सकता है। उनको लगा कि पहले हमारी विचारधारा जिन पार्टियों से थी उससे देश का हित नहीं होने वाला था, बाद में उनके विचारधारा में परिवर्तन आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो आए और अभी एक पूरे सिरे से लगे हुए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसा नेता हैं जिनको लग रहा है कि विचारधारा उनकी अच्छी नहीं थी, अब जो है उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको समझाया गया या फिर वो समझने के लिए आए और उनको लगा और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया। और आज बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, तो इसमें आप लोगों को चलिए लगता है कि बुरा नहीं मानना चाहिए। समय मेरे पास नहीं है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। राजनीति है, राजनीति में विचारधारा कब कहां बदले और कहां कौन पाला बदले ये आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर बगावती तेवर तो नजर आ रहे हैं, उसका चुनाव में कितना असर होगा ये चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा। सच्चिदानंद जी, रियाज अहमद जी और एस देओल जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार बगावती सुर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और हेम्ब्रिन ने जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने ही चुनौतियां खड़ी हुई हैं। किस तरह से चुनौतियों से निपटेंगे और चुनाव के बाद किस तरह के समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।